जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। मेरा नाम है बलराम धरानिया। देखिए, आज की जो हिंदी व्याकरण की क्लास है ये 5वीं क्लास है, जिसमें मैं आपको विशेषण करवाने वाला हूं। इससे पहले जो क्लासें हुई हैं उसमें मैंने संज्ञा करवाई है, सर्वनाम कराया है और उसके साथ साथ वर्णमाला के 2 चैप्टर मैंने कराए हैं। आपको यदि वो वीडियो नहीं मिली हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद जो क्लास आने वाली है वो क्रिया की क्लास आएगी, जिसमें मैं क्रिया बहुत अच्छे से कराऊंगा। और उसके बाद इन सभी क्लासों का एमसीक्यू की एक क्लास रखूंगा, जिसमें वो क्वेश्चन रखने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको विशेषण करवाने वाला हूं और विशेषण को मैं हर एग्ज़ाम जो भी आपने जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है वहां तक के लिए मैं इसको कराऊंगा। बहुत डीप भी नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आपका कोई भी टॉपिक यहां से बाहर नहीं होने वाला। जब हम विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण जो है वो क्या है। देखिए, संज्ञा सर्वनाम, इससे पहले मैंने 2 चीज़ें आपको पढ़ाई हैं और वो यदि आपने पढ़ी नहीं है तो ये चीज़ आपके समझ में आने वाली नहीं है। यदि पहले से पढ़ रखी तो बहुत अच्छी बात है कि आप विशेषण को अच्छे से समझ पाओगे। संज्ञा और सर्वनाम की बात करते हैं तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, संज्ञा क्या होती है ये मैंने बताया था, किसी का नाम जो होता है, और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले जो शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम की ध्यान कर लेना, केवल संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताई जाती है किसके द्वारा? विशेषण के द्वारा। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहां पर मैं एक देखिए एग्जाम्पल ले लेता हूं। यहां पर दिया गया है श्याम बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी है। तो यहां पे आपने वो शब्द ढूंढना है जो संज्ञा यानी कि श्याम की विशेषता बता रहा हो। तो विशेषता कैसी होती है? विशेषता होती है काला, गोरा, लंबा, चौड़ा, बुद्धिमान, चतुर, चालाक, चोर, ये सब एक तरह की विशेषताएं होती हैं। तो यहां पर जो है बुद्धिमान शब्द किसकी विशेषता? कौन बुद्धिमान है? तो यहां पर बुद्धिमान है श्याम। यदि यहां पर श्याम नहीं होता तो यहां पर सर्वनाम भी हो सकता था। ऐसा हो सकता था कि वह बुद्धिमान है, यह बुद्धिमान है, तो ऐसे हो सकता था ये सब। यानी कि यदि इनकी बात करेंगे तो ये सर्वनाम हो जाएंगे और ये संज्ञा है। इन दोनों की जो विशेषता बताता है वो शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। तो यहां पर श्याम बुद्धिमान होना बताया गया है, तो बुद्धिमान होना एक विशेषता है जो किसकी है? संज्ञा की। तो यहां पर संज्ञा नहीं हो सकती थी तो ये भी हो सकते थे, सर्वनाम भी। तो यहां पर एक वर्ड ये लिखा हुआ है बहुत बुद्धिमान है। तो जो बहुत है, हालांकि ये भी एक तरह का विशेषण ही है, लेकिन जब ये किसी विशेषण के साथ जुड़कर आता है तब ये प्रविशेषण कहलाता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, ये मैंने मेंशन किया है यहां पर श्याम को संज्ञा के रूप में, जो मैंने अभी समझाया आपको। बहुत की बात करें तो इसको प्रविशेषण कहते हैं, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द परविशेषण होते हैं। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। आगे बात करूं बुद्धिमान की, तो ये विशेषण है। तो इस तरह आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मेंशन है, आप बहुत आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। आगे बात करूं तो विशेषण के प्रकार। यहां पर विशेषण के प्रकार बताए गए हैं 4। कौन कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण। यहां पर सर्वनामिक है, इसको भी पढ़ने वाले हैं। इन सबको डिटेल से पढ़ते हैं हम, और पढ़ने के बाद आपका इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं रहने वाला। वीडियो को बस एंड तक देखिए, आपका सारा टॉपिक, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या जहां पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, आपका कोई भी टॉपिक नहीं रहने वाला। देखिए, यहां पर विशेषण के भेद जो मैंने अभी बताए हैं 4 ही होते हैं, ये लिखे हुए यहां पर 4 हैं। अब 4 किस प्रकार से हैं, ये चीज ध्यान करने वाली बात है। देखिए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता के आधार पर, अभी मैंने बताया संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब यहां पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जो मैंने इस तरह आपको बताए थे अभी, गुणवाचक, संख्यावाचक और जी सर्वनामिक। लेकिन यदि बात करूं आगे विशेषणों की रचना के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो विशेषण की रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं, विशेषण जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मूल विशेषण, एक व्युत्पन्न विशेषण। मूल मतलब जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, जो खुद में मूल विशेषण के रूप में होता है।
व्युत्पन्न विशेषण की बात करेंगे तो व्युत्पन्न विशेषण दो शब्दों के मेल से बनता है। मूल विशेषण, जो शब्द अपनी उत्पत्ति से ही विशेष है, तो जो शब्द पहले से ही विशेषण के रूप में है और उसमें कुछ और नहीं जोड़ा गया, तो वो शब्द कहलाता है मूल विशेषण। जैसे यहां पर लिखा हुआ है भला, बुरा, ऊंचा, मोटा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ऊंचा। अब देखिए ऊंचे शब्द को दो वर्णों से मिलकर बना है, एक तो ऊंचा ऊ आ जाएगा और प्लस आ जाएगा चा। तो यहां पर इनका कोई अपना अपना मतलब नहीं होता, ऊ का कोई मतलब नहीं होता, ऊ वर्ण के रूप में है लेकिन शब्द के रूप में नहीं है। चा उसी तरीके से, चा कोई शब्द नहीं है, वर्ण है। तो इस तरह से कह सकते हैं जिनके फैक्टर नहीं होते वो सब किस में रखे जाते हैं, मूल विशेषण में। जैसे मोटा, मो प्लस टा, तो ये दोनों वर्ण है ना कि कोई शब्द है। अब व्युत्पन्न विशेषण की बात करें जो किसी के मेल से बना हुआ, दो शब्दों के मेल से व्युत्पन्न विशेषण बना हुआ, कैसे यहां पर देख सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है निडर। दरअसल इसके अंदर क्या होता है, प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर। प्रत्यय उपसर्ग आपने मेरी क्लास में नहीं पढ़े हैं, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। प्रत्यय जो होता है ये शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ चेंज कर देता है, और उपसर्ग जो शब्द के शुरू में लगता है। कोई भी ऐसा शब्द जिसके शुरू में प्रत्यय लगा हो, प्रत्यय भी इसमें भी टाइप होती हैं अलग अलग, जब ये क्लास चलेगी तब आप बेटर समझ पाओगे इसको। तो यहां पर व्युत्पन्न विशेषण की बात करें तो यहां पर जैसे शब्द लिखा हुआ है नीडर, तो यहां पर एक डर है जो विशेषण शब्द है, यानी कि डरना, भयभीत होना, ये भी एक प्रकार की विशेषताएं हैं। इसके अंदर नी नाम का उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहां पर एक शब्द बनकर आया निडर, और निडर भी क्या है, विशेषण ही है। यहां पर आ जाएगा बल। बल जो है बलवान होना, बुद्धिमान होना, इस तरह ये सब विशेषताएं हैं। तो बल के अंदर जो लगा हुआ है ये वान लगा हुआ है, एक प्रत्यय लगा हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के बाद में लगते हैं। इससे शब्द बनकर आया बलवान, और बलवान होना भी क्या है, विशेषता है। तो इस तरह उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी, और जहां तक मैंने समझाया आपको वहां बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, जो चार विशेषण के प्रकार दिए गए हैं इन चारों को डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक क्या होता है, जहां से आपको किसी की क्वालिटी का पता लगता हो, जिसके गुणों के बारे में पता लगता हो। यहां पर देखिए संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, दशा, गंध, दिशा और रंग, ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर से कोई क्वालिटी महसूस होती हो किसी व्यक्ति, यानी कि यहां पर कहें संज्ञा सर्वनामिक शब्दों में ऐसी कोई क्वालिटी महसूस होती हो तो उन शब्दों के अंदर गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन की हैं। यहां पर बात करें जैसे गुण के आधार पर, ये मार्कर थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, ये ठीक से चल नहीं रहा। गुण के उसमें बात करें तो यहां पर जैसे अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, इस टाइप के शब्द ये गुण ही हैं। देखिए अच्छा होना एक गुण है, बुरा होना भी गुण है, सरल ईमानदार होना भी एक गुण है। तो गुण के आधार से आप शब्दों को पहचान पाओगे बड़े आराम से। रंग बोधक के रूप में काला पीला हो सकता है, रंग हो सकता है कोई भी। आकार के रूप में आकार की विशेषता यानी गुण हो सकता है, छोटा, बड़ा, ऊंचा, इस तरह। तो ये बहुत सारे शब्द मैंने मेंशन किए हैं, आप इनको पीडीएफ में पा सकते हो और वहां से अपनी तैयारी कर सकते हो। दशा बोधक के रूप में देखिए यहां पर हो जाएगा नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार और रोगी, ये हो जाएगा। अवस्था के बोधक में हो जाएगा जवान, और जी ये बोना था, ये गलत हो गया यहाँ पे, प्रौढ़, तरुण, इस तरह के शब्द, यानी कि अवस्था और दशा, और यहां पर लिखा हुआ है दिशा, उत्तरी, पूर्वी, ये सब एक गुण है जो संज्ञा और सर्वनामिक शब्दों के होते हैं। तो यदि आपको ऐसे शब्द दिखाई देते हैं तो आपने उसमें सेलेक्ट करना है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आ जाता है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा की संख्या संबंधी, अब देखिए जो शब्द संज्ञा की संख्या संबंधी, देखिए यहां पर संज्ञा लिखा हुआ है ना, संज्ञा की संख्या, संख्या क्या होती है, डिजिट होती है, एक नंबर होता है। नंबर संबंधी यदि विशेषता बताता है तो वो शब्द क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे एक कुर्सी, यहां पर एक डिजिट के रूप में कुर्सी बताई गई है। 2 आदमी, 4 फूल, 5 वृक्ष। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूं पेपर में। देखिए ज्यादातर एग्जाम्पल इन्हीं टाइप के बनते हैं, आपने ये सारे एग्जाम्पल भी कर लिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए यहां पर निश्चित संख्या, इसके 2 टाइप होते हैं, ध्यान कर लेना है। एक तो निश्चित संख्यावाचक, जहां पे हमको पता हो
कि भाई निश्चित संख्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है। और जहां पर अनिश्चित ना हो, जहां संख्या का यही ना पता हो कि है कितनी, बताई तो गई है संख्या के रूप में लेकिन है कितनी ये नहीं बताया गया। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये चीजें आप याद करने चाहो तो कर लो, नहीं तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस ये देख लेना, एक यदि किसी संज्ञा के साथ जुड़ेगा, जैसे एक कुर्सी मैंने यहां पर पढ़ाया, 4 आदमी, 4 व्यक्ति, 4 लड़के, 4 पुस्तक, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर संख्याएं सारी निर्धारित हैं, जितने भी मैंने शब्द यहां पर लिखे हैं सभी में कहीं ना कहीं संख्या बिल्कुल निर्धारित है। डिजिट जो है पता है कि 1 है, 4 है या 10 है, लेकिन इस वाले पोर्शन में डिजिट का पता नहीं होता। ध्यान कर लेना बहुत अच्छे से। यहां पर जैसे लिखा हुआ है कुछ, कई, थोड़े और काफी, इस तरह के शब्द हैं जहां पर यह हो कि कुछ तो है लेकिन पता नहीं है कितना। जैसे यहां पर आ जाएगा कुछ रुपये दे दो। अब कहा तो गया है कि रुपये दे दो, लेकिन कितने दे दो, डिजिट पक्की नहीं बताई। यहां पर आ जाएगा वहां कई लड़के खड़े हैं, तो वहां पर लड़के तो खड़े हैं लेकिन कितने हैं ये नहीं पता। थोड़े आम लेकर आओ, मार्केट जाओ और थोड़े आम लेकर आओ, कितने लाने हैं ये नहीं बताया। तो जहां पर अनिश्चित संख्या हो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहां पर निश्चित संख्या हो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम नहीं है, परिमाण है, ध्यान कर लेना थोड़ा सा। यहां पर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, यहां पर भी वही बात आई है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। तो यहां पर सर्वनाम की मात्रा किसमें, एक तो माप में और एक तोल में। अभी जो हमने करा है उसमें करा है संख्या, वहां पर डिजिट थी, वहां पर आपको एक संख्या दी गई थी, लेकिन यहां पर माप तोल होगी, जिनको हम गिन नहीं सकते, केवल माप और तोल सकते हैं। जैसे पानी है, पानी को गिना नहीं जा सकता, तोला जा सकता है लीटर में। तो इस तरह की चीजें जहां पर जिन चीजों को हम माप और तोल सकते हैं, यदि वो कोई शब्द होते हैं तो वे कैसी विशेषता बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। यहां पर देखिए 5 किलो चीनी। अब देखिए चीनी को गिन नहीं सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते, 10 चीनी, 5 चीनी ऐसे करके नहीं कर सकते। 1 लीटर दूध, इनको तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। सारा देश, अब सारा ऑल कंट्री के बारे में बताया गया है, सारा देश है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। 10 मीटर कपड़ा, आपकी कपड़ा भी देखिए मीटर में नापा जाता है, ऐसे नहीं कि एक कपड़ा 2 कपड़ा, इस तरह नहीं नापा जाता। तो यहां पर भी 2 भाग होते हैं, एक तो निश्चित परिमाण, देख लेना वहां पर भी निश्चित संख्या थी, यहां पर भी निश्चित, जहां पर हमें पता हो कि निश्चित है इतना है। जैसे 1 मन चावल है, 1 मन है और 1 मन की डिजिट होती है। 2 बोरी है गेहूं, कितने हैं, ठीक है ना, 2 बोरी। लोटा भर पानी, 1 लोटा है, लोटा भर पानी है, वो तोल लिया कि लोटे में है, उसमें पानी है। 1 पाव घी, और 1 पाव घी यानी कि 250 ग्राम घी बताया गया है। आधा किलो चीनी, ये निश्चित परिमाण है ना कि अनिश्चित। अभी अनिश्चित की बात करते हैं तो यहां पर अनिश्चित परिमाण में आपको ये नहीं पता लगेगा कि कितना है। यहां पर जैसे थोड़ा सा दूध, भाई दूध तो है लेकिन थोड़ा सा है, कितना है ये नहीं पता। जैसे जायदा चीनी है, जायदा है, लेकिन किलो में है, कितनी है ये नहीं बताया गया। तो जहां से आपको ये पता लगे कि माप तोल निश्चित नहीं है वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक, और जहां पर माप तोल निश्चित है वहां पर निश्चित परिमाणवाचक। जैसे यहां पर ये मन भर गेहूं, ये थोड़ा सा सही नहीं है। पेट भर भोजन खाया है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना खाया है, पेट भर के खाया है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है जहां निश्चित परिमाण नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तो नेक्स्ट लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट में जो आ जाता है सर्वनामिक विशेषण। अभी भी मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ओ भाई सही हो जा। चौथे नंबर पर आ जाएगा सर्वनामिक विशेषण। अब सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, देखिए यहां पर सर्वनाम और संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर, संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ आएंगे। पहले हमने पढ़ा था सर्वनाम अलग था, या तो संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम यूज करते थे या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा। लेकिन यदि संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आगे पीछे लिख दें बिल्कुल, तो वो क्या बन जाएगा, सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। बस इतना है और कुछ भी नहीं है इसमें। जुड़कर विशेषता प्रकट करते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये सभी सर्वनाम हैं जो कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ने वाले हैं, संज्ञा के साथ जुड़ने वाले हैं। अब देखिए यहां पर एक साइड तो मैंने ये मेंशन किया है भाई
रेड उससे सर्वनाम, और दूसरी साइड जो है ये ब्लू कलर से जो है ये सारे के सारे शब्द हैं संज्ञा। अब ये इकट्ठे हैं, जैसे यह लड़की, यह लड़की दोनों एक साथ लिख दिया। लड़की क्या है? संज्ञा है। यह क्या है? सर्वनाम। इन दोनों को जब एक वाक्य में एक साथ लिखकर और आगे शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह लड़की मेरे साथ पढ़ती है। तो इस वाक्य में पूछता है यहां पर पूरे पूरे वाक्य में कौन सा विशेषण है, आपने बताना सर्वनामिक विशेषण। वह घर मयंक का है, तो यह बता दिया कि वह जो घर है मयंक का है, सर्वनाम और संज्ञा दोनों इकट्ठे आए हैं। ऐसे ही इसमें आए हैं वह लड़का बदमाश है, बदमाश होना विशेषता है लेकिन सर्वनामिक विशेषता के साथ बताया गया है। इस परीक्षा में नकल करना जो होता है ये भी विशेषता ही होती है। तो इस परीक्षा में परीक्षा क्या है? ये संज्ञा है और इस जो है ये सर्वनाम है। जब दोनों को जोड़कर लिखेंगे तब क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपकी समझ में आई होगी। बस लास्ट में एक पॉइंट और रह गया, बहुत छोटा सा पॉइंट है और बड़े आराम से आपकी समझ में भी आ जाएगा। तुलनात्मक विशेषण, दरअसल ये प्रकारों में नहीं आता, बस आपसे डिजिट रूप में तुलनात्मक की जाती है। तुलना कैसे करना? भाई एक एक है, दो दो है और तीन तीन है, एक कम है एक उच्च है, तो इस तरह से तुलना करनी है। यहां पर क्या कहा गया है? प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु गुण दोष की मात्रा में भिन्न भिन्न होती है। तो जैसे मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, आपके अंदर कुछ क्वालिटी है। अभी मैं तेज बोलता हूं, आप थोड़ा स्लो बोलते होंगे, या आप तेज बोलते होंगे, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं। तो ये भिन्नता होती है सभी के अंदर विशेषण के रूप में। तो जहां पर भी आपको ये क्वालिटी दिखाई दे, और ये तीन प्रकार की होती है, देखिए कैसे? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था या उत्तम अवस्था, ऐसे कह सकते हैं। मूल अवस्था वो होती है जो बेसिक अवस्था होती है, बेसिक। ये इससे ऊपर की अवस्था होती है सेकंड नंबर की, और ये थर्ड नंबर यानी कि उच्च, सर्वोच्च होती है, हाई। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो यहां पर मैंने बहुत सारे शब्द लिए हैं। आपसे एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, भाई ये बता दो विशेषण की तुलनात्मक व्यवस्था में अधिक का उत्तर अवस्था क्या होगी? अधिक की उत्तर अवस्था क्या होगी? तो आपने बतानी है। जैसे अधिक है, यहां पर अधिक की उत्तर अवस्था अधिकतर होगी। दरअसल ये वर्ड गलत हो गया, ये इधर जाना था और ये इधर आना था, तो इसे छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है उच्च, उच्च की हो जाएगी उच्चतर, और जो हाई अवस्था होगी, लास्ट वाली जो अवस्था होगी, उच्चतम हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना है इन शब्दों में, इन सबको आप छोड़ दीजिए। पीडीएफ में एक बार देख लेना और वहां से आप तैयारी कर लेना। इसमें जो लगेगा तर लगेगा, यहाँ पर उत्तर लगा हुआ ना, तो इसमें तर लगेगा और इसमें लगेगा भाई तम। यदि मूल अवस्था में जैसे अधिक में अधिक तर लगा देंगे तो अधिकतर बन जाएगा, उत्तर अवस्था बन जाएगी, और तम लगा देंगे तो उत्तम अवस्था बन जाएगी। उत्तर और उत्तम, ज्यादा कंफ्यूज वाला कुछ भी नहीं है। इसमें भी तर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर तम लगा हुआ है। निम्न में तर लगा दिया और निम्न में तम लगा दिया, बस इतना ही है, इतने ही बनवाता है और कुछ भी नहीं बनवाता। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करके जरूर जाएं। ऐसे ही टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हिंदी करवाने वाला हूं हर एक एग्जाम के लिए, बहुत यानी कि ऐसा कराऊंगा कि आपका कोई भी टॉपिक नहीं रहने वाला। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।